बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो आज चर्चा होगी कौन बनेगा राष्ट्रपति पर। दरअसल भारत की राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने में 24 घंटे से भी कम का समय बाकी रह गया है। कल होने वाली वोटिंग के बाद 21 जुलाई को पता चल जाएगा कि हमारे देश के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे। इसके साथ ही 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। एक और एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को दूसरी, तो वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू है तो विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा है। और इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की स्थिति विपक्ष के यशवंत सिन्हा की तुलना में स्पष्ट रूप से मजबूत दिखाई दे रही है। मुर्मू के पक्ष में 60% से भी ज्यादा वोट पड़ने की संभावना जताई जा रही है। 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए करीब 4800 निर्वाचित सांसद और विधायक मतदान करेंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम आपको अपने पैनल से भी मिलवाएंगे, कौन कौन हमारे साथ जुड़ेगा, क्योंकि इंतजार अभी ज्यादा नहीं बचा है। कल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है, 24 घंटे से भी कम का समय अब बचा है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने में 24 घंटे से भी कम का समय बाकी रह गया है। कल होने वाली वोटिंग के बाद 21 जुलाई को यह पता चल जाएगा कि हमारे देश के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे। और इसी कड़ी में बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और तेज नजर आ रही हैं। आज भी एक डिनर का, रात्रि भोज का आयोजन जो है वो बीजेपी की तरफ से किया गया है। उसमें जेजेपी के विधायक भी शामिल होंगे, बीजेपी के विधायक भी शामिल होंगे, साथ ही निर्दलीय विधायक जो सपोर्ट करने का कह रहे हैं एनडीए को, उनके भी शामिल होने की उम्मीद पूरी जताई जा रही है। तो एनडीए तो अपनी पूरी तैयारी में है। देखने वाली बात होगी कि यूपीए की तरफ से क्या तैयारियां हैं और यशवंत सिन्हा कितनी स्ट्रांग दावेदारी पेश कर पाते हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए राजकुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कुछ ही देर में बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजकुमार सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब देखिए 24 घंटे से भी कम समय बचा है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी की अगर बात करें, एनडीए की अगर बात करें तो उनकी तरफ से द्रौपदी मुर्मू को, तो वहीं यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा को उतारा है और एनडीए लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। आज भी एक डिनर पार्टी, रात्रि भोज जो है हरियाणा में, हरियाणा निवास में आयोजित किया गया है, जिसमें तमाम विधायक जो है वो शामिल होने वाले हैं। इधर अगर यूपीए की बात करें, कितनी स्ट्रांग यूपीए नजर आ रही है? दोनों का कंपैरिजन सर अगर मैं आपसे चाहूं तो। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में जो वोटर्स होते हैं वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। तो अगर उस आंकड़े को ध्यान में रखें, जो मोटे तौर पर अब सामने आ चुका है कौन किसके साथ है, तो कुल मिलाकर एक बहुमत का आंकड़ा है वो एनडीए के उम्मीदवार जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनके पक्ष में स्पष्ट तौर पर झुका हुआ नजर आता है। इसलिए मुझे नहीं लगता, शुरू में आप कह सकते हैं कि वो आंकड़ा शायद उतना स्पष्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बीजू जनता दल, झारखंडी मुक्ति मोर्चा, वाईएसआर कांग्रेस, इस तरह के क्षेत्रीय दलों के जो समर्थन की घोषणा हुई है द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में, उसके बाद मुझे लगता है कि मुकाबले में कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी सिवाय नंबर के कि किसको कितने वोट मिलते हैं, नतीजे को लेकर के कोई बहुत ज्यादा सस्पेंस अब बाकी नहीं है। द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है, कितने मतों से होती है वो देखने वाली बात है। दूसरा, जिन क्षेत्रीय दलों ने घोषणा की है एनडीए उम्मीदवार के समर्थन की, उनके अलावा भी उनको कुछ वोट मिलते हैं क्या, कोई क्रॉस वोटिंग होती है क्या, वो देखने वाली बात। ठीक है, ये तो वक्त पर पता चलेगा कि क्रॉस वोटिंग होती है या नहीं, और जिन्होंने समर्थन का दावा किया है, वादा किया है, वो पूरा करते हैं या नहीं। लेकिन सर अगर मैं आपसे जानना चाहूं, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं द्रौपदी मुर्मू एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार के तौर पर उतरी हैं और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन यहां पर दे रही हैं, क्या इसके पीछे वजहें मानी जाए? क्योंकि कहा जा रहा है कि आदिवासी चेहरा है, महिला चेहरा भी है, और भी कई चीजों को, बातों को जोड़कर उनसे देखा जा रहा है। आप किस तरह से इसे डिफाइन करेंगे? देखिए, दो चीजें हैं। जो दल एनडीए के घटक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र दल हैं,
उनके मतों को ध्यान में रखें तो लगभग बराबर की टक्कर थी शुरू में। लेकिन क्योंकि एनडीए ने उम्मीदवार बनाया द्रौपदी मुर्मू को, जैसा आपने कहा महिला भी हैं, आदिवासी समुदाय से आती हैं, तो कुल मिलाकर के दो बड़े सामाजिक राजनीतिक संदेश उनकी उम्मीदवारी के जरिए गए हैं। एक तो यह कि देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं महिला होने के नाते, दूसरे उस आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधि चेहरा है जिसके बारे में माना जाता है कि आजादी के 7 दशक बाद भी उसको देश के विकास की मुख्य धारा में जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इन दो कारणों से जो भाजपा के मित्र दल नहीं भी हैं, जो एनडीए के घटक दल नहीं भी हैं, जैसे मैंने पहले कहा बीजू जनता दल है, वाईएसआर कांग्रेस है, झारखंडी मुक्ति मोर्चा है, या इस तरह के एक दो दल और भी हैं, उन पर यह दबाव बढ़ा कि कहीं न कहीं वो द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवार के खिलाफ खड़े न दिखाई दें। तो अगर राष्ट्रीय राजनीति में देखें तो शायद यूपीए के नजदीक वो नजर आते रहे होंगे, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में उनका आना ये कहीं न कहीं उम्मीदवार के तौर पर उनके चयन का नतीजा है। अन्यथा आप देखें यशवंत सिन्हा अनुभवी राजनेता हैं, उससे पहले एक अच्छे नौकरशाह की उनकी पृष्ठभूमि रही है, उसके बावजूद अगर वो कमजोर उम्मीदवार साबित हो रहे हैं तो अंक गणित के साथ साथ कहीं न कहीं ये राजनीतिक सामाजिक संदेश जो दिया है एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बना करके, उसके दबाव का भी नतीजा है। तो ये बहुत बड़ा संदेश है। ठीक है, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। चौहान साहब, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि तैयारियां तो एनडीए की तरफ से पूरी की गई, हमने खुद देखा किस तरह से द्रौपदी मुर्मू वोट की अपील करती हुई नजर आई, कई राज्यों का उन्होंने दौरा भी किया। आज की अगर बात करें तो हरियाणा निवास पर एक रात्रि भोज भी रखा गया है। डिनर डिप्लोमेसी के तौर पर क्या इसे देखा जाए, चर्चा इसी को लेकर होगी, क्या माना जाए सर? निश्चित तौर पर आज का जो रात्रि भोज है वो कल जो मतदान होने वाला है, मतदान का एक प्रकार से आप उसको पूर्वाभ्यास कह सकते हैं। और भोजन पर सभी हमारे विधायक, हमारे सहयोगी विधायक वे मिलेंगे। कल हमारे सभी मतदाताओं ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत की पहली जनजातीय समाज से आने वाली, आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति के रूप में मतदान करना है। मतदान की प्रक्रिया के जो बारीकियां हैं, हालांकि उस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि आज रात्रि भोज के अवसर पर जब इकट्ठा होंगे सभी विधायक जो कि इस चुनाव में मतदाता हैं, तो एक बार फिर से वो सारे तकनीकी पक्षों पर भी चर्चा हो जाएगी। आपको ध्यान होगा कि चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति चुनाव हो, मतदान की प्रक्रिया क्योंकि सामान्य मतदान से भिन्न है और उसमें कहीं भी हल्की सी चूक होने से कोई मत खारिज हो सकता है और उसके कारण अंततः चुनाव परिणाम पर बड़ा असर हो सकता है। हाँ। इसलिए आज का ये रात्रि भोज रखा गया है। आप इसको डिनर डिप्लोमेसी कहने के बजाय ये कह सकते हैं फुल ड्रेस रिहर्सल ऑफ द वोटिंग। डिनर के बहाने फुल ड्रेस रिहर्सल आप कहें, इसको ज्यादा सटीक ये होगा, क्योंकि डिप्लोमेसी कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। हाँ। इसमें देयर इज नथिंग टू बी डिप्लोमेटिक अबाउट इट। सब लोग श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो कि एक साधारण गरीब परिवार से उठ करके ओडिशा के वो देश के सर्वोच्च पद के लिए दंगल में है और विजय के मोर्चे पर खड़ी हुई हैं। कल वो औपचारिक रूप से उनके पक्ष में मतदान होना है, तो उसमें कहीं डिप्लोमेसी की मेरे ख्याल से गुंजाइश है ही नहीं। डिसीजन हैज ऑलरेडी बीन टेकन। कल डिसीजिव वोट होना है, उसकी तैयारी आज करेंगे हमारे सभी विधायक, मंत्री, यानी जो कल के मतदाता हैं वो आज भोजन पर उसकी पूर्व तैयारी, पूर्वाभ्यास, रिहर्सल करने वाले हैं। ठीक है सर, इस बीच में यशवंत सिन्हा के कुछ बयानों का भी जिक्र करना चाहूंगी। उनकी तरफ से ये कहा गया था, हालांकि नाम उनकी तरफ से नहीं लिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी राष्ट्रपति चुना जाए वो ऐसा राष्ट्रपति हो कि महज कठपुतली बंद करना रह जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अभी पिछले 5 साल में हमने एक शांत राष्ट्रपति को देखा है जिसने कोई खुद डिसीजन नहीं लिए।
में शायद देखिए, सिन्हा साहब भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन सिन्हा साहब भूल जाते हैं ये सब कहते हुए कि कठपुतली राष्ट्रपति कहना एक तो इस पद की गरिमा के साथ फिट नहीं बैठता, अनुकूल नहीं है। एक प्रत्याशी को इस तरह के शब्दों का प्रयोग वो शोभा नहीं देता। लेकिन अगर उन्हीं के शब्द पर उलझना हो और उन्हीं के शब्द पर चर्चा करनी हो, तो कठपुतली राष्ट्रपति तो इस देश में उस पार्टी द्वारा इस्तेमाल किए गए जिन्होंने रात को कैबिनेट के प्रजातंत्र घाती आपातकाल लगाने के निर्णय पर बिना सोचे विचारे हस्ताक्षर किए थे। तो जो राष्ट्रपतियों को रबड़ स्टैंप की तरह या कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं संविधान तोड़ने के लिए, देश की जनता के अधिकार छीनने के लिए, मौलिक अधिकार छीनने के लिए, उस पार्टी का प्रतिनिधि बनकर यशवंत बाबू अगर ये भाषा बोलते हैं तो ये उनको शोभा नहीं देता। वो सब जानते हैं, जानते हुए भी वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। इसी से उनका कैंडिडेट के नाते कमजोर होना साबित होता है। द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने पूरे चुनाव की प्रचार की प्रक्रिया में गरिमापूर्ण ढंग से अपनी बात कही, सबसे वोट मांगे, और यशवंत सिन्हा जी और उनके सहयोगियों ने बहुत नीचे गिर के, बहुत निचले स्तर पर वो चर्चा को, विमर्श को लेकर गए। हाँ। और यशवंत सिन्हा तो खुद इस बात के लिए माने जाते हैं। अगर आप उनके ट्वीट्स पढ़ लेंगे पिछले कुछ महीनों और पिछले 5-4 सालों के, तो आपको पता चलेगा कि उनको तो यही ध्यान नहीं रहता कि सोशल मीडिया पर अनसोशल, एंटी सोशल कमेंट्स करने। ठीक है, यहां पर संपर्क शायद टूट गया है वीरेंद्र जी से। इस बीच फोन लाइन पर मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी भी जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, बहुत स्वागत आपका। सर, कितनी तैयार है यूपीए? सृष्टि जी, यूपीए पूर्णतः तैयार है। राष्ट्रपति का चुनाव एक वैचारिक लड़ाई होता है, ये कोई जीतने हारने का चुनाव नहीं होता। ना हमें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति कोई दुराग्रह है और ना ही हमें भाजपा एनडीए के प्रति इस मामले में कोई दुराग्रह है। हमारी सीधी लड़ाई वैचारिक है कि देश का राष्ट्रपति कैसा हो। देश का राष्ट्रपति सांप्रदायिक उन्मादित फासिस्ट ताकतों को, संविधान को रोंदने कुचलने वालों को आगे बढ़ाने वाला हो, या इस देश के अंदर सामाजिक समरसता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सद्भाव को कायम करने वाला राष्ट्रपति हो। हम चाहते हैं कि देश में एक ऐसा राष्ट्रपति हो जो रबर स्टैंप ना हो, और जो आज हिंदुस्तान के सामने कठिन परिस्थितियां हैं, जिस तरह सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह पार्लियामेंट का अवमूलना हो रही है। और मैं नहीं कह रहा, ये तो कल स्वयं भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान एनवी रमन ने कहा है कि आज की सरकार विपक्ष को कुचल रही है, दबा रही है, और विपक्ष के लिए कोई स्पेस नहीं है। ये बहुत भारी चिंता का विषय है। यही नहीं रुके वो। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह पार्लियामेंट जल्दबाजी के अंदर कानून बना रही है, वो भी बड़ी चिंता का विषय है। कानून लच्चर बन रहे हैं, और कानून इस जल्दबाजी में बिना विचार विमर्श करके नहीं बनाए जाने चाहिए जैसे आजकल बन रहे हैं। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन चिंताओं को जता रहा है, और राष्ट्रपति पद पर बैठा कोई व्यक्ति यदि संविधान की, लोकतांत्रिक परंपराओं की, मर्यादाओं की और पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ क्रियाकलाप हो रहे हैं उनकी चिंता करने की बजाय सरकार का रबर स्टैंप बन जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर एक ऐसा सशक्त राष्ट्रपति बनना चाहिए जो सरकार पर भी अंकुश लगाए, संतुलन रखे, और देश के अंदर संवैधानिक और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की भी रक्षा करे। तो आप क्या आ रही हूँ। तो वेद प्रकाश जी, आप क्या कह रहे हैं? अगर यूपीए के उम्मीदवार की जीत होती है, यशवंत सिन्हा अगर राष्ट्रपति बनते हैं, तो क्या बताएंगे कितना बदलाव आएगा? हम ये मानते हैं सृष्टि जी, यशवंत सिन्हा एक अनुभवी व्यक्ति हैं, दृढ़ स्टैंड लेने वाले व्यक्ति हैं। उनके राष्ट्रपति बनने से देश के अंदर लोकतांत्रिक परंपराएं, मर्यादाएं और संविधान और लोकतंत्र की रक्षा बेहतर ढंग से हो सकेगी।
और राष्ट्रपति का चुनाव कोई जाति वर्ण वर्ग का नहीं होता है। इसमें जो भाजपा जाति वर्ण वर्ग को लाई है, ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एक महिला है, उनका बहुत सम्मान। वो आदिवासी वर्ग से हैं, उनका बहुत भारी सम्मान। उनके प्रति हमारे मन में पैसा भर भी कोई दुराग्रह नहीं है और उनके प्रति हम पूरी आदर के साथ कहना चाहते हैं, हमारी राय में द्रौपदी मुर्मू जी की जगह श्री यशवंत सिन्हा बेहतर राष्ट्रपति साबित होंगे। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूंगी राजकुमार सिंह जी। सर मैं आ रही हूँ, वीरेन जी एक छोटा सा कमेंट ले लूं राजकुमार जी से, फिर आपके पास आ रही हूँ, आप अपनी बात रखिएगा। राजकुमार सिंह जी, इस बार के राष्ट्रपति पद के चुनाव में आप भी देख रहे हैं किन किन तरह के शब्दों का चयन हो रहा है। कोई रबर स्टैंप नहीं बनना चाहिए। फिर यशवंत सिन्हा की अगर बात करें तो वो बार बार कहते हैं कि शांत राष्ट्रपति का कार्यकाल हमने देखा है। वो कहते हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, उसको भी मैं कंट्रोल कर दूंगा, उसको भी मैं रोकूंगा। यानी कि यूपीए की तरफ से बार बार ये दिखाया जा रहा है कि बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है राष्ट्रपति पद के लिए भी। देखिए दृष्टि जी, ये बदलाव किसी राजनेता या राजनीतिक दल के चाहने भर से नहीं होता। संविधान में सभी की भूमिका बहुत स्पष्ट है और रबर स्टैंप राष्ट्रपति हो, सक्रिय राष्ट्रपति हो, इस तरह के शब्द हम पहले भी राष्ट्रपति चुनावों में सुनते रहे। सवाल यह है कि अगर वर्तमान राष्ट्रपति के संदर्भ में कहा जा रहा है बहुत शांत राष्ट्रपति, मैं नहीं समझ पा रहा राष्ट्रपति को अशांत क्यों होना चाहिए। राष्ट्रपति की अपनी भूमिका है, निर्वाचित सरकार की अपनी भूमिका है, विधायिका की अपनी भूमिका है, कार्यपालिका की अपनी भूमिका है, न्यायपालिका की अपनी भूमिका है और सबकी अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा है। अगर हम कोई भी अपनी लक्ष्मण रेखा लांघेगा तब समस्या पैदा होती है। जहां तक राष्ट्रपति की भूमिका का सवाल है, हमारे संविधान में बहुत स्पष्ट है और असाधारण परिस्थितियां ही ऐसी होती हैं जब उनसे ज्यादा सक्रिय भूमिका की अपेक्षा की जाती है। साधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति की भूमिका संवैधानिक प्रमुख की है और बहुत स्पष्ट है कि उनको निर्वाचित सरकार की सलाह के अनुसार काम करना होता है संविधान के दायरे में रहकर। तो मुझे नहीं लगता कि उसको अनावश्यक रूप से हम राष्ट्रपति की भूमिका पर, राष्ट्रपति के अधिकारों पर, राष्ट्रपति के कार्यशैली पर कोई सवाल उठाएं, ये उचित नहीं है। हमें अपनी बात कहनी चाहिए। राजकुमार जी, बार बार ईडी का मुद्दा उठाना, ईडी के दुरुपयोग करने का मुद्दा उठाना एक राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार है उनकी तरफ से, राष्ट्रपति चुनाव में इस तरह के मुद्दे उठाना कतई उचित नहीं है। ये राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं, चुनावों में उठाए जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में आपको संविधान के दायरे में रहकर के, संवैधानिक भूमिकाओं के दायरे में रहकर के, या जो वर्तमान की भावी चुनौतियां हैं उनके संदर्भ में बात करनी चाहिए। वीरेन जी, देखिए मैं राजकुमार जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति का पद, ये बिल्कुल भिन्न प्रकार की प्रक्रिया है। संविधान में उसकी मर्यादाएं निर्धारित हैं और राष्ट्रपति से किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम करने की न कभी अपेक्षा की गई, न आज किसी को करनी चाहिए। गजब की बात यह है कि भ्रष्टाचार के मामलों में ईडी द्वारा बुलाए जाने पर भ्रष्टाचार की आरोपी अपनी अध्यक्षा और पूर्व अध्यक्ष के पक्ष में सड़कों पर हल्ला करके संवैधानिक संस्थाओं का निरादर करने वाली पार्टी अब ये अपेक्षा करती है कि उनका जो प्रत्याशी है राष्ट्रपति पद का, वो अगर उनको लगता है कि वो जीत जाएगा, वो कहीं बनने वाले नहीं है, 3-13 में कहीं नहीं है, दौड़ में भी नहीं है, सच्ची बात तो ये है। लेकिन वो उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि अगर वो सपने में भी बन जाए तो वो उछलते फिरें, छलांगे मारते फिरें, वो ईडी के कॉलर पकड़ें, वो सीबीआई के कान मरोड़ें। राष्ट्रपति का ये काम कहीं निर्धारित है क्या विद्रोही जी संविधान में? राष्ट्रपति का काम सरकार की, निर्वाचित सरकार की, जनता द्वारा निर्वाचित सरकार की सलाह पर काम करना है। उसका एक सिस्टम, मर्यादा, नियमावली निर्धारित है और कोई भी राष्ट्रपति बने उससे यही अपेक्षा की जाती है कि वो उस मर्यादा में रहकर काम करे। और अजीब अजीब बातें हो रही हैं, अजीब अजीब जुमले, शब्द उछाले जा रहे हैं कि रबर स्टैंप राष्ट्रपति, चुप रहने वाले राष्ट्रपति। साहब, जो निर्वाचित, जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह,
वो निरंतर खुद रबड़ स्टैंप बने रहे 10 जनपद के, सोनिया गांधी के, एनएसी के माध्यम से वो उनके ऊपर जो है बैठी रही ऊंचे आसन पर, और उनको कभी कभी तो कुर्सी भी नहीं दी। तो देश ने 10 साल मौन रहने वाले मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में झेला, तब वेद प्रकाश विद्रोही जी के भीतर का हिंदुस्तानी नागरिक नहीं जगा। तब यशवंत सिन्हा जो आज उन्हीं मनमोहन सिंह के दल का समर्थन लेकर के चुनाव में उतरे हैं, और वो राष्ट्रपति के मौन पर, राष्ट्रपति के न बोलने पर, चुप रहने पर सवाल उठाते हैं, तो हंसी ही आती है। और यूं लगता है कि पूरे का पूरा इनका गठबंधन यूपीए वो बौखलाहट में राष्ट्रपति पद की गरिमा को तार तार करने पर आमादा है। मर्यादा की बात की एक शब्द प्रयोग किया वेद प्रकाश विद्रोही जी ने। विद्रोही जी, मर्यादा किसे कहते हैं? क्या राष्ट्रपति पद की मर्यादा ये अपेक्षा करती है उनसे कि वे उछलते फिरे, हर बात पर प्रतिक्रिया दें, भद्दा बोलें, असंसदीय बोलें? ऐसे व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन में भी भाषा की, शब्दों के प्रयोग की मर्यादा का अनुपालन नहीं कर पा रहे हो, वेद प्रकाश विद्रोही जी और सोनिया गांधी जी और इनके जो सोनिया जी के चेले चपाटे हैं, वे इस बात की उम्मीद कर रहे हैं और इस बात का नारा लगा रहे हैं कि यशवंत सिन्हा मर्यादा के प्रतीक हैं, यशवंत सिन्हा संविधान की रक्षा के प्रतीक हैं। व्यक्तिगत जीवन में जो विधान और मर्यादा का पालन न कर सके वो संविधान की रक्षा करेंगे। रही बात श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की, मैं फिर दोहराऊंगा, हमारे गठबंधन का, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी का चयन एकदम निर्विवाद है। एक ऐसी महिला जो सेल्फ मेड हैं, जो समाज के सबसे गरीब और वंचित तबके से आती हैं, जिनका लंबा चौड़ा अनुभव है और जिन्होंने जीवन में संघर्ष देखा है, एक ऐसी महिला, विदुषी महिला, संघर्षशील महिला, उनको हमने प्रत्याशी बनाया है। उसमें जातीय विभेद अगर दिख रहा है तो आपको दिखता होगा कांग्रेस के मित्रों, हमने उनको समाज के सबसे वंचित तबके को प्रतिनिधित्व देने के पवित्र भाव से आगे बढ़ाया है। और वो डिजर्व करती हैं। क्योंकि टाइम कम है। यशवंत सिन्हा उनके पार्षद भी नहीं ठहरते। ठीक है सर। वेद प्रकाश जी सुनिए, वेद प्रकाश जी, अपने उम्मीदवार की यशवंत सिन्हा की जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त है? वो भी तब जब बीजेपी के विपक्षी दलों ने भी, कई विपक्षी ऐसे दल हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने की बात कह दी है। सृष्टि जी, मैंने जीत हार की बात ही नहीं करी। हाँ। मैंने कहा वैचारिक लड़ाई है, मैंने पहले ही कह दिया कि वैचारिक लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई में हार जीत होती रहती है। जहां तक चौहान साहब ने कुछ बातें कही है, मैं बड़े संक्षिप्त में उनका जवाब देना चाहूंगा। चौहान साहब ने एक तो बड़ा सत्य बोल दिया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने आरोपी के रूप में बुलाया है। उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, असत्य ना बोले, उनको एक गवाह के रूप में बुलाया है। जमानत पर है जी, जमानत पर छूटे हुए हैं, जमानत पर है दोनों जमानत पर है, गवाह के रूप में बुलाया है। कोई भ्रष्टाचार का आरोप अभी तक नहीं लगाया है। वे जमानत पर हैं, देखिए वे जमानत पर छूटे हुए हैं, वे जमानत पर छूटे हुए हैं। अच्छा, जमानत पर नहीं है क्या जमानत पर नहीं है सोनिया गांधी और राहुल गांधी? रुकिए सर, रुकिए ना, बात पूरी रख लें एक बार वेद प्रकाश जी, फिर आप अपनी बात रखिएगा। ये झूठ पर वो जमानत पर छूटे हुए हैं कि नहीं, ये बता दीजिए। अरे प्रोफेसर चौहान, जमानत पर नहीं है, पत्रकार जमानत पर नहीं है, जमानत पर नहीं है क्या? सर ठीक है, बहस नहीं करेंगे सर। वीरेंद्र जी आप ही रुक जाइए सर, आप अपने वीरेंद्र जी आपने बात रखनी है अपनी, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। वेद प्रकाश जी, क्या ये मान लिया जाए कि आप अभी से आप भी, यूपीए भी, आपकी पार्टी भी ये मान बैठी है कि द्रौपदी मुर्मू ही अगली राष्ट्रपति बनने जा रही हैं? ये मान लिया जाए? मैंने फिर कहा तो देखिए, राष्ट्रपति के अंदर आम आदमी वोट नहीं देता। राष्ट्रपति 4800 निर्वाचक मंडल है और निर्वाचक मंडल के अंदर आज बीजेपी एनडीए का बहुमत है।
हम इसको स्वीकार नहीं कर रहे। और श्री द्रौपदी मुर्मू के प्रति हमारे मन में पैसे भर का भी पूर्वाग्रह नहीं है। हम इन भाजपाइयों की तरह झूठी जुगाली नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। जब हम लोकतांत्रिक मर्यादा की बात करते हैं तो इनको पता होना चाहिए जो संवैधानिक सुन लीजिए, आप कितने बड़े विद्वान से जानता हूँ, रहने दीजिए, मुझे शिक्षा मत दीजिए, मुझे गुस्सा मत दिलवाइए। अच्छी तरह जानते हो, आपका सारा इतिहास जानता हूँ। मुख्यमंत्री की चापलूसी किया करते थे। नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, राष्ट्रपति पद को लेकर बात हो रही है। नहीं सर, नहीं सर, लेकिन ऐसे पर्सनल कमेंट मत कीजिए सर। नहीं, अच्छा टाइम कम बचा है सर, टाइम कम बचा है, मुझे राजकुमार जी से फाइनल कमेंट लेने दीजिए। कोई भी मूर्खतापूर्ण बात करेगा। वेद प्रकाश जी आप पर्सनल मत होइए सर, आप पर्सनल मत होइए। वीरेंद्र जी मैंने समझा दिया हूँ, ठीक है। मैं राजकुमार जी से फाइनल कमेंट ले रही हूँ। राजकुमार जी एक तो इस बात पे जवाब दीजिए कि क्या यहाँ पे बीजेपी को कहीं ना कहीं एनडीए को क्रॉस वोटिंग का डर सता सकता है, क्योंकि यशवंत सिन्हा बार बार ये कहते नजर आए हैं कि एनडीए से जुड़े होने का, बीजेपी से जुड़े होने का भी उन्हें फायदा मिल सकता है। देखिए दृष्टि जी, बात सही है कि जनता दल से राजनीति की शुरुआत करने के बाद लंबे समय तक यशवंत सिन्हा बीजेपी में रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, लेकिन इसके आधार पर मुझे लगता है कि उन्हें कोई बहुत बड़ा समर्थन एनडीए के घटक दलों के अंदर से मिल जाएगा, ये संभव नहीं है। क्योंकि ये जैसा कि विद्रोही भी कह रहे हैं, वैचारिक लड़ाई है, और वैचारिक तौर पर जो दल एनडीए के साथ हैं वो तो उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो दल यूपीए के साथ रहे हैं या एनडीए यूपीए किसी के साथ नहीं रहे, उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू के महिला और आदिवासी उम्मीदवार होने के चलते नैतिक रूप से ये दबाव महसूस किया कि वो उनका समर्थन करें। तो ऐसे में यूं उम्मीद करना कि एनडीए से यशवंत सिन्हा को कुछ समर्थन मिल जाएगा, मुझे बहुत तार्किक नहीं लगता। बाकी तो नतीजे बताएं। बिल्कुल, अब समय ज्यादा नहीं है और नतीजों का इंतजार है, और कल का दिन बहुत बेहतर और खास रहने वाला है। ठीक है वीरेंद्र जी, प्लीज छोटा सा कमेंट, क्योंकि अब टाइम ज्यादा नहीं बचा। सृष्टि जी, केवल इतनी बात कि जनता द्वारा चुने हुए नरेंद्र मोदी जी कांग्रेसियों को हजम नहीं होते, और हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा कल चुनी जा रही द्रौपदी मुर्मू से भी इनको परेशानी है। ये घनघोर भारत विरोधी और प्रजातंत्र विरोधी लोग हैं, इनका डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं है, बस 10 जनपद के दास हैं, उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह चौहान जी आपका, राजकुमार सिंह जी और वेद प्रकाश जी जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए अब कुछ ही समय का इंतजार है और देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।